Hello people, welcome to our channel where we will talk about psychology based on the syllabus of NTA UGC NET, but it also can help all the learners of psychology. We are going to learn about the very interesting chapter learning. So let's learn something new together. पिछले वीडियो में हम लोगों ने थॉर्नडाइक के लर्निंग के फंडामेंटल थ्योरी के बारे में बात की थी, जिसे थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म कहते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत के नियम के बारे में। थॉर्नडाइक ने अपने जो सीखने के सिद्धांत है उसमें इन्होंने 3 नियमों के बारे में बात की है। तो वो 3 नियम कौन कौन? थॉर्नडाइक के उन नियमों में से पहले नियम को तत्परता का नियम कहते हैं, जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहा जाता है। इनके दूसरे नियम को अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरे नियम को प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके पहले नियम के बारे में, जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। इस नियम को थॉर्नडाइक ने एक सेकेंडरी लॉ माना है और इन्होंने 3 ऐसे परिस्थितियों का वर्णन किया है जिससे यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं या उनमें अनवाइंस होती है। 3 ऐसे सिचुएशन के बारे में इन्होंने बात किया है जो हमें यह बताएगा कि वो कौन कौन से सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो कौन कौन से परिस्थिति है जिससे उनमें अनवाइंस उत्पन्न होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन परिस्थितियों के बारे में। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो इससे उसमें संतोष उत्पन्न होती है। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि कोई बच्चा अगर अपनी मम्मी का हेल्प करना चाहता है और उसकी मम्मी उसे हेल्प करने देती है तो इससे क्या होता है कि वह बच्चा खुश होता है और इसमें एक तरह का सेटिस्फैक्शन होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वो कार्य करने नहीं दिया जाता है तो इससे उसमें क्या होती है, अनवाइंस होती है। अगर बच्चा है जो अपनी मम्मी का हेल्प करना चाहता है लेकिन उसकी मम्मी उसे मना कर देती है कि नहीं, तुम नहीं करोगे मेरा हेल्प, तो इससे क्या होता है, बच्चा गुस्सा हो जाता है और उसमें एक तरह का इरिटेशन उत्पन्न होता है। और तीसरा क्या है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है परंतु उसे वह कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है तो इससे उसमें अनवाइंस होती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह बच्चा मम्मी का हेल्प नहीं करना चाहता लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि तुम मेरा हेल्प करो, उसे ज़बरदस्ती मजबूर करती है तो बच्चा गुस्सा होता है, उसमें क्या होता है, एक तरह का इरिटेशन होता है, वो उसमें अनवाइंस होती है। अब हम सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि प्रैक्टिस से व्यक्ति में पूर्णता आती है। ये एक पुरानी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो वो परफेक्ट होता है। हिलगार्ड एंड वुअर ने 1975 में कहा कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है, जिसे लॉ ऑफ यूज़ कहते हैं। तथा अभ्यास रोक देने से यह संबंध कमज़ोर पड़ जाता है। क्या होता है कि अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का जो संबंध है वह कमज़ोर पड़ जाता है और विस्मरण हो जाता है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और जब भूल जाते हैं तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसे लॉ ऑफ डिसयूज़ कहा जाता है। अब हम थर्ड नियम के बारे में बात करेंगे जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है, यह सबसे ही इम्पॉर्टेंट नियम है इनके सिद्धांत का। तो इसी के कारण कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनके इस सिद्धांत को लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी कहा है।
यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने के कारण इसे लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी कहा गया है। व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। व्यक्ति कोई चीज़ को मतलब वो किसी भी चीज़ को सीख रहा है तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है उसी के आधार पर वह चीज़ को सीखता है। जब कोई कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है। अगर कोई काम है या कोई रिस्पॉन्स है तो उसका इफ़ेक्ट जो अगर होगा सेटिस्फैक्शन देगा हमें तो हम उस चीज़ को सीख लेते हैं तथा इरिटेशन उत्पन्न होने वाले चीज़ों को हम नहीं सीखते हैं। अगर कोई चीज़ हमें इरिटेशन उत्पन्न कर रहा है तो उस चीज़ को व्यक्ति नहीं सीख करता है और उसे नहीं दोहराना चाहता है और उसे वो भूल जाता है। इस तरह से क्या हो रहा है कि प्रभाव नियम में किसी उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध उसके प्रभाव के आधार पर कमज़ोर या मजबूत होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस नियम में किसी उद्दीपक और अनुक्रिया का जो संबंध हो रहा है उसके वह जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसी के आधार पर यह मजबूत होता है या कमज़ोर होता है। कैसा इफ़ेक्ट होगा इस पे निर्भर करता है। जब संबंध ऐसा होता है कि उससे व्यक्ति में संतोषजनक प्रभाव होता है तो इससे संबंध की शक्ति बढ़ जाती है तथा जब संबंध ऐसा होता है कि उससे व्यक्ति में संतोषजनक प्रभाव असंतोषजनक प्रभाव होता है तो इससे शक्ति कम हो जाती है। यहाँ पे असंतोषजनक है कि जब है जो प्रभाव सेटिस्फैक्शन देता है हमें तो वो जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और जब यह संबंध है जो दीपक एंड अनुक्रिया का संबंध है इससे व्यक्ति में जब असंतोषजनक प्रभाव होता है तो शक्ति है जो कम जाती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि बिल्ली दरवाज़ा खोलने की अनुक्रिया क्यों सीखती है। बिल्ली दरवाज़ा खोलने की अनुक्रिया इसलिए सीख जाती है क्योंकि इस अनुक्रिया के बाद उसे भोजन मिलता है। इसका प्रभाव क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जिससे भोजन मिलता है और इसे खाने से उसमें सेटिस्फैक्शन होता है। तथा बिल्ली गलत अनुक्रियाओं जैसे उछल कूद करना, नोचना खसोटना आदि इसलिए भूल जाती है क्योंकि इन अनुक्रियाओं को करने से उसे कुछ भी नहीं मिलता और इससे उसमें इरिटेशन उत्पन्न होती है। तो वो जो पॉइंट है यहाँ पे इस एग्जाम्पल से बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है। इस तरह से यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि क्या स्पष्ट हो रहा है कि करेक्ट रिस्पॉन्स को करने से प्राणी पुरस्कार प्राप्त करता है जिसके प्रभाव से भविष्य में उसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर रिस्पॉन्स करेक्ट होगा तो इसका क्या प्रभाव होगा कि भविष्य में वही करेक्ट रिस्पॉन्स के होने की संभावना बढ़ जाएगी अगर स्टिमुलस रखा जाएगा तो, और सही अनुक्रिया पुरस्कार पाने में सहायक होती है। ये जो करेक्ट रिस्पॉन्स होती है यह हमें एक तरह का रिवॉर्ड दे रही है। तो इस तरह से हम तीनों नियम के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने के जो 3 नियम हैं, इन नियमों के अलावा थॉर्नडाइक ने 5 और सहायक नियमों की बात की है। तो वो कौन कौन से नियम हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले नियम को मल्टीपल रिस्पॉन्स कहते हैं। यह नियम क्या कहता है कि एक स्टिमुलस है और उसके प्रति प्राणी बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करता है, बट जिससे उसे सफलता मिलती है, जिस रिस्पॉन्स करने के बाद उसे सफलता मिलती है, फ्यूचर में वही रिस्पॉन्स वह करता है। अब हम सेकेंड नियम के बारे में बात करते हैं जिसे सेट और एटीट्यूड क्या कहते हैं, सेट और एटीट्यूड कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्राणी है जो किस अनुक्रिया को करेगा, किस अनुक्रिया को करने से संतुष्टि तथा किस अनुक्रिया को करने से कम संतुष्टि तथा किस अनुक्रिया को करने से उसे अधिक संतुष्टि मिलेगी, वह पहले से एक सेट मेंटल सेट बना कर रखता है कि अगर हम यह रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा और अगर हम यह रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें अधिक सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
अब हम इसके थर्ड नियम की बात करते हैं, जिसे प्रोपेंसी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। यह नियम क्या कहता है कि कोई परिस्थिति होती है जिसमें जो रिलेवेंट और इरिलेवेंट दोनों तरह के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन व्यक्ति है जो क्या करता है, जो रेलिवेंट एलिमेंट्स होता है उसको ही चुनता है, क्योंकि जो इसकी इम्पॉर्टेंस होती है वो इरिलेवेंट एलिमेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए वो क्या करता है, रिलेवेंट एलिमेंट्स को चुन लेता है। अब हम इसके फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि रिस्पॉन्स बाय सिमिलरिटी और एनोलॉजी। इसका मतलब क्या, इसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति को एक नई परिस्थिति में रखा जाता है तो वह क्या करेगा कि वह जो पहले सीखी गई अनुक्रिया है उसी को वह नई परिस्थिति में भी करेगा, तो वह सिमिलर करेगा, बिल्कुल ही वह पुरानी अनुक्रिया जैसे करता है कि स्टिमुलस के प्रति, वह वैसी ही अनुक्रिया को करेगा। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसे एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि कोई अनुक्रिया है, कोई रिस्पॉन्स है जिसके करने की क्षमता व्यक्ति में है, वह रिस्पॉन्स व्यक्ति को जानता है कि रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है, और जब एक नया उद्दीपक उसके सामने दिया जाएगा तो क्या होगा कि वह वही अनुक्रिया है जो उस नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो जाती है, और एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच उत्पन्न किया जाता है, तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो जाती है। तो आई होप हम लोग सीखने के सारे नियमों के बारे में समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1930 के बाद जो संबंधवाद की बात की है थॉर्नडाइक ने, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लर्न मोर वी विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ अहेड। थैंक यू।